Hey everyone, this is Utkarsh Verma and let's start today's topic. अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और मेरी पर्सनल फेवरेट अप्रोच की, जो कि है साइकोडायनेमिक अप्रोच। अब साइकोडायनेमिक अप्रोच की हिस्ट्री क्या थी? सब लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, कोई कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था, कोई परसेप्शन की बात कर रहा था, सब पे बिलीव किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं उनको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक भाई साहब आते हैं जिनका नाम रहता है सिगमंड फ्रॉइड। ये है इधर हर जगह, ठीक है। तो ये आते हैं, ये क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस जो भी बिहेवियर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसका रीज़न ये नहीं है कि उनके दिमाग में कॉग्निशंस क्या चल रहे हैं या कहीं ना कहीं वो क्या चीज़ कैसे एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं। कोई नहीं, ये सब कुछ रिलेट करता है किससे? उनके अनकॉन्शियस माइंड से, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने साइकोलॉजी की मार्केट को ही चेंज कर दिया। साइकोलॉजी की जो वर्ल्ड उस टाइम पे चल रही थी, विजिबल चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रखे थे, इन्होंने आके सडनली सब कुछ चेंज कर दिया। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एकदम से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था पूरी साइकोलॉजी की दुनिया को, कि एकदम से सडनली ये बंदा आ गया और सब कुछ इधर से उधर कर दिया, सारे आइडियाज़ को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपना एक न्यू आइडिया ले आया, ठीक है। तो अब साइकोडायनेमिक अप्रोच होती क्या है? तो साइकोडायनेमिक अप्रोच का मेन आइडिया क्या था? अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर करने वाला एरिया होता है। इसमें क्या क्या होता है? डार्क डिज़ायर्स, फैंटेसीज, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो अभी हम लोग के प्रेजेंट में हमें याद नहीं है। अनकॉन्शियस का मतलब ही वही होता है जो हमें करेंटली याद ना हो, बट कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रहा होता है। यही अनकॉन्शियस का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। तो यही रीज़न है कि लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को जाकर अभी मुक्का मार दूँ तो उसका रीज़न क्या होगा? कि मैं गुस्सा में हूँ, ठीक है। लोग मेरे गुस्से को देख सकते होंगे, फील होगा, मुझे भी पता रहेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया, कैसे आया। बट कहीं ना कहीं साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या बोलेगी कि आपने उस इंसान को मुक्का मारा इसलिए नहीं कि आप एग्रेसिव थे, इसलिए कि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में आप उस बंदे की जान लेना चाहते थे, आप उसका मर्डर करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका मर्डर नहीं कर सकते थे, इसलिए आप उस पर एग्रेशन और आप उसको मुक्का मार देते हो, कुछ भी कर लेते हो। तो ये बेसिकली एक आइडिया रहता है कि साइकोडायनेमिक अप्रोच में अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करते कैसे हैं, ठीक है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। साइको एनालिसिस में थेरेपी कैसे होती है, एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, फ्री एसोसिएशन, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंट, ट्रांसफरेंस, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। तो ये भी हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे साइको एनालिसिस की भी खत्म होती है। तो बेसिक आइडिया क्या था? अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर अनकॉन्शियस माइंड के लेके कहीं भी कुछ भी आ रहा है तो मतलब आपको सीधे वहाँ पे साइकोडायनेमिक अप्रोच पर टिक करना है। तो अब मार्केट में आ चुका था बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या होता है? तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी बिहेवियर्स लर्न करते हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग के थ्रू करते हैं। अब कंडीशनिंग होती कैसे है? इंटरेक्शन हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट का। हमारा इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है, जिसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस हर एक वो चीज़ होती है जो हमें स्टिमुलेट करे कोई रिस्पॉन्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि बिहेवियरिज्म का फादर कौन है? ये तो सबको पता है, जॉन वॉटसन। बट इसके पहले ही इवान पावलोव ने अपने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसके रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि इवान पावलोव को हम लोग फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्यों नहीं बोलते हैं, जॉन वॉटसन को क्यों बोलते हैं? तो देखो, ये दुनिया का सच होता है कि जो भी काम ह्यूमंस के लिए किया जाएगा केवल उसी को पॉपुलैरिटी मिलेगी या वही सबसे ज़्यादा उभर के आएगा। तो इवान पावलोव ने नो डाउट कंडीशनिंग का प्रिंसिपल की इन्वेंशन करी थी, बट कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस पे उन्होंने काम नहीं किया था, वो डॉग्स पे काम कर रहे थे। बट जॉन वॉटसन ने ह्यूमंस पे आके काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल्स दिए वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के ऊपर सेंटर्ड थे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि इवान पावलोव को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म नहीं बोला जाता है और जॉन वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जॉन वॉटसन ने क्या बोला था कि साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल क्या है? हमें जो बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं, विजुअल बिहेवियर्स पे हम लोग को काम करना है, यानी कि ओवर्ट बिहेवियर्स पे हम लोग को काम करना चाहिए, हमें उससे स्टडी करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब बाद में आ जाते हैं यहाँ पे बी.एफ. स्किनर।
बीएफ स्किनर ने क्या दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ये भी हम लोग किसी अलग वीडियो में एकदम आराम से समझेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं जब बीएफ स्किनर आ गए तो उन्होंने ओवर्ट बिहेवियर्स को भी फोकस किया और कोवर्ट बिहेवियर्स पे भी फोकस किया। जॉन वॉटसन ने केवल स्ट्रिक्टली ओवर्ट बिहेवियर्स यानी कि विजिबल बिहेवियर्स पे फोकस किया। इवान पावलोव कौन थे, उन्होंने डॉग के डाइजेशन पे काम कर रहे थे और उन्होंने साथ ही साथ ये डिस्कवर किया कि डॉग्स रिस्पॉन्स करते हैं कुछ स्टिमुलस पे, कुछ स्टिमुलस पे नहीं करते हैं और वो बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे था ये बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। इसके फादर किसको बोला जाता है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की सबसे फेमस थ्योरी कौन सी थी, नीड हायरार्की उन्होंने दी थी पिरामिड फॉर्म में। ठीक है, वो भी किसी अलग वीडियो में बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बिहेवियरिज्म में क्या फोकस पे था, बिहेवियर्स जो विजिबल एंटिटीज होती हैं। साइकोडायनेमिक में क्या था, जो दिखता ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है सबके अकॉर्डिंग, तो अनकॉन्शियस माइंड पे उनका फोकस था। उसके पहले फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म सब ऑलमोस्ट सेम थे कॉन्शियसनेस पे, बट घुमा फिरा के ये सारी जितनी अब तक अप्रोचेस पढ़ी हम लोगों में कहीं ना कहीं बाहर पे थी। ठीक है, दूसरे को सेंस में थी, हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमें कंट्रोल कर रहा था। बट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने क्या बोला कि जो भी ह्यूमन बीइंग बिहेवियर कर रहा है या जो भी वो एक्शन कर रहा है वो किसी कंट्रोल में नहीं है। वो किसके कंट्रोल में है, उसके खुद के कंट्रोल में है, ना कि इन्वायरमेंट के कंट्रोल में है। वो किसी के रीइंफोर्समेंट या किसी की पनिशमेंट की वजह से अपने बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी खुद की इंडिविजुअल विल के ऊपर है। इसलिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, फ्री विल। फ्री विल का मतलब क्या होता है कि हम जो भी बिहेवियर्स कर रहे हैं वो टोटली हमारे कंट्रोल में है। हम उन बिहेवियर्स को बंद भी कर सकते हैं और उनको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब इन्हीं के कॉन्सेप्ट में है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी वो ह्यूमन के सेल्फ ग्रोथ पोटेंशियल पे फोकस करती थी। उनके अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल्स की तरह ये नहीं है कि लालच दे दिया, रीइंफोर्समेंट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया तो हम लोग अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये दोनों ही एकदम अलग होते हैं। ह्यूमन बींग्स कोई भी एक्शन अगर कर रहा है या कोई भी बिहेवियर अगर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके इंटरनल रीजंस, उसकी इंटरनल ग्रोथ, उसके इंटरनल पोटेंशियल की वजह से वो कर रहा है, ना कि किसी इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से दो साइकोलॉजिस्ट हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सबसे लास्ट अप्रोच की, जो कि है कॉग्निटिव अप्रोच। अब कॉग्निटिव अप्रोच के फादर कौन है, अल्रिक नीसर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब कॉग्निशन मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस, हमारी लर्निंग, मेमोरी, ये सब जो दिमाग के अंदर ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही होती है, इन सबको हम लोग कंबाइंड टर्म में कॉग्निशन बोलते हैं। तो आधे लोग तो डेफिनेशन ही नहीं पता होती है, समझा ही नहीं पाते हैं कॉग्निशन होता क्या है। कॉग्निशन वो हर चीज़ है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, उसे कॉग्निशन बोला जाता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने सराउंडिंग या नेचर से मिल रही है उसे हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। हर इंसान इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सो कैसे कैसे हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं, देन जब हमें फ्यूचर में उसकी नीड है तो हम उसे वापस से रिकग्नाइज कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ घुमा फिरा के कॉग्निशन में आता है। तो बेसिकली कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी प्रोसेस है, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, थिंकिंग, सब कुछ हमारा कॉग्निशन में आता है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और फेमस साइकोलॉजिस्ट की। पहले कौन है, जीन पियाजे। ये कौन थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने काम किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे। इन्होंने चिल्ड्रन को ऑब्जर्व किया और ये बताया कि कैसे कैसे चिल्ड्रन स्टेजेस में डेवलप होते हैं, अपने कॉग्निटिव या अपने कॉग्निशन को डेवलप करते हैं। दूसरे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉलमैन। अब देखो, टॉलमैन को हम लोग सॉफ्ट बिहेवियर्स बोलते हैं। अब सॉफ्ट क्यों बोलते हैं, सॉफ्ट का मतलब एक तरह से आधे बिहेवियर्स थे, लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी बदल ली और ये आगे कॉग्निटिव में। अब ऐसा क्यों हुआ, टॉलमैन काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट पे चूहों के साथ, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिजल्ट्स बना लिए। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, वो थे तो बिहेवियरिस्ट, तो वो कहीं ना कहीं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि लर्निंग हुई कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप में कुछ एक लैक कर रहे थे। तो उन्होंने पार्टी बदल ली, वो आ गए कॉग्निटिव में। उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हम लोग जो लर्न करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से नहीं है, बल्कि स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में, यानी कि जितने भी एनवायरनमेंट में अलग अलग स्टिमुलस है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है, ना कि स्टिमुलस हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं SR पे नहीं SS पे फोकस करते थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे नहीं, स्टिमुलस के रिलेशन पे फोकस करते थे।
तो ये ओवरऑल आज मैंने आपको बताया कि टोटल 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी में कुछ भी पढ़ना है तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या थी साइकोलॉजी की, और ये आपको मैंने यहाँ से साइकोलॉजी शुरू होती है कि अप्रोचेस क्या है। क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आप कोई भी बाहर टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, तो आप इजीली रिलेट कर ले जाओगे कि कौन से स्कूल का था, और कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व करने में बहुत ईजी फील करोगे। तो आई होप आप लोग को आज सारे अप्रोचेस का एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।